afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Happy Holi, sir. स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में हीलियम एटम के लिए मैंने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट का आइगन फंक्शन नोट कराया था। दैट टाइम पर आपको ये हिंट किया कि ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन वेव फंक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी और फर्स्ट स्टेट के लिए स्पिन की पॉसिबिलिटी क्या होगी। पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 11। पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 11। If S1 and S2 are the spin operators of two electrons of a helium atom, the value of S1 dot S2 expectation for ground state। और ये आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया है कि ग्राउंड स्टेट के लिए फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम S वैल्यू 0 आएगा। और अगर S 0 ले रहे हैं और यहाँ पे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हाफ हाफ और सिस्टम के लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0। देन S1 डॉट S2 ये वैल्यू आपको -3/4 H क्रॉस स्क्वायर डिस्कस किया होगा। अगर स्पिन 0 है तो 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए S1 डॉट S2 की वैल्यू आपको डिस्कस किया था। तो दैट पार्ट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू से मैच करेगा, ये आपको हिट किया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने पॉइंट हीलियम एटम के रिगार्डिंग डिस्कस किए हैं उनकी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये कंफर्म करने के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन 0 है, तभी आपको ये कंफर्म होगा। अगर स्पिन 1 ले लेते तो यही वैल्यू 1/4 H क्रॉस स्क्वायर होता जो इसी प्रॉब्लम के डी ऑप्शन में प्रेजेंट है। बट कंफर्म आप तभी होंगे जब आपको ये ग्राउंड स्टेट के लिए कंफर्म हो जाए कि स्पिन वैल्यू 0 है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया है। ये सभी को क्लियर होना चाहिए पॉइंट। पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट रीड करेंगे और ट्राई करेंगे। पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 9। Let the Hamiltonian for two spin half particles of equal masses m, momenta p1 and p2 and positions r1 and r2 be h is equal to p1 square by twice m plus p2 square by twice m plus half m omega square r1 square प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। अगर ये हैमिल्टोनियन फॉर्म के इस पार्ट पे जाएं तो दिस इज द हैमिल्टोनियन फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम। जो सबसे पहले आपको मोर प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस भी किया है सेम अप्रोच पे, यहाँ पे कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म प्रेजेंट नहीं है। इसी में एक टर्म एक्स्ट्रा है KS सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। दिस टर्म रिप्रेजेंट स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म, और स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म से पोजीशन स्पेस पार्ट से जो आपको एनर्जी बनेगा इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पार्ट के लिए जो एनर्जी आप पहले एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड किए हैं हैमिल्टोनियन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा वहां पे इंक्लूड कर देना है। ये सिमिलर अप्रोच आपको यहाँ पे आया है। अगर S1 डॉट S2 आपको पता है, सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो पहले नोट भी किया था कि कहीं रिक्वायर्ड होगा तो अप्लाई कर लेंगे। तो अगर आपको ये पार्ट की एनर्जी पता चल जाए तो ड्यू टू स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म यहाँ से आप कंडीशन फाइंड करके साइन इंक्लूड करते हुए ऐड कर सकते हैं। बट पहले आपको इस पार्ट की एनर्जी पता होना चाहिए। विदाउट स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म यहाँ पे
सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। स्टेटमेंट में मेंशन है आपको सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 डिनोट corresponding Pauli matrices H cross omega is equal to 0.1 electron volt and K is equal to 0.2 electron volt if ground state has net spin 0। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नेट स्पिन 0 है, बट मैंने आपको ये हिंट किया कि टू पार्टिकल सिस्टम अगर टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स ले रहे हैं तो उनके लिए ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन 0 कैसे आएगा वो आपको हिंट कर दिया। अगर कोई भी टू स्पिन हाफ पार्टिकल सिस्टम आप लेके चलेंगे, जो हीलियम एटम में मैंने आपको हिंट किया, आपको एक्सप्लेनेशन सिमिलर रहेगा। टू स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए लीस्ट एनर्जी के लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0 बनेगा सिस्टम का, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब ये पार्ट की कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी फॉर्म हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ नोट कर दें तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन बनेगा, सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक साथ नोट करें, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन, ये सेकंड पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन। बट इसी में एक एक्स्ट्रा टर्म स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 से इंक्लूड किया है, जो ना तो आप इस पार्ट के साथ यूज कर सकते थे ना इस पार्ट के साथ, इसलिए वो सेपरेटली आप स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म फाइंड करेंगे, उसका कंडीशन आपको फाइंड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इस पार्ट से एनर्जी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर, फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर n1 ले रहा है और सेकंड पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर n2 ले रहा है, तो ये एनर्जी टू क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा n1 n2 पे। बट इस फॉर्म से आपको ये कंफर्म है कि ये आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। प्रॉब्लम में डायमेंशन मेंशन नहीं किया, और जब मेंशन नहीं किया तो ये पार्ट को आप 3 डायमेंशन के लिए आप यूज करेंगे, तो n+3/2 h क्रॉस ओमेगा, ये फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी हो गई। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए आप एनर्जी नोट करेंगे n2+3/2 h क्रॉस ओमेगा, और ये स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म मैंने ऐड कर दिया। प्रॉब्लम में मेंशन है ग्राउंड स्टेट, तो फॉर ग्राउंड स्टेट आप यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरस्पॉन्डिंग दीज क्वांटम नंबर्स की मिनिमम वैल्यू प्लेस करेंगे, और आपको ये n1 n2 की वैल्यूज का पहले से हमको मोर टाइम हिंट किया हुआ है कि 0 से स्टार्ट होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में, विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये बोथ क्वांटम नंबर्स n1 n2 की वैल्यू 0 लेंगे, और यहाँ पे ये सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू आपको ग्राउंड स्टेट के लिए हिंट है कि स्पिन वैल्यू 0 है, और स्पिन 0 होने से सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू आपको -3 बनेगा। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हो जाने चाहिए, पहले डिस्कस किए। अब यहाँ पे प्लेस कर दीजिए सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इस पार्ट से ये n1 0 और n2 0 होने से 3/2 h क्रॉस ओमेगा, 3/2 h क्रॉस ओमेगा ऐड किया तो 3 h क्रॉस ओमेगा, और जब यहाँ पे सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो -3 के। अब आपको h क्रॉस ओमेगा की वैल्यू भी पता है और k की वैल्यू पता है। h क्रॉस ओमेगा इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड k इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.3 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। अगर यही आपको कोऑर्डिनेट x होता और वन डायमेंशन के लिए पूछा होता तो ये एक्सप्रेशन आप n+12 h क्रॉस ओमेगा यूज करते, टू डायमेंशन होता तो n+1 h क्रॉस ओमेगा यूज करते, बट प्रॉब्लम में डायमेंशन मेंशन नहीं किया और r नोटेशन है, तो ये 3 डायमेंशन के लिए मैंने यूज किया, और ये कंपेयर करें आंसर मैच कर दिया। इसी सेम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप यूज करके आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी प्रॉब्लम में आप ग्राउंड स्टेट के लिए जो प्रॉब्लम में पूछा था
एग्जाम के प्रॉब्लम में पूछा था वो कंप्लीट हो गया, बट इसी में आप एक एक्स्ट्रा पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइज स्टेट क्या होगा। ट्राई करेंगे फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए। हो गया तो सर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको n1 n2 की वैल्यूज किसी एक क्वांटम नंबर को किसी हायर वैल्यू पे आपको चेंज करना है, क्योंकि n1 n2 जीरो लेंगे तो आप चाहे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू को अगर आप चेक करें तो उसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि श्योरली ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन वैल्यू जीरो बनेगा, जिसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सिंगल वैल्यू होगी, दैट इज -3। तो आप n1 n2 जीरो लेके तो कोई और एनर्जी पार्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। बट जैसे ही आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेंगे तो आपने n1 को जीरो किया, n2 को 1 कर दिया, या इसी में आप n1 को 1 लें और n2 को 0 कर दें। ये पॉसिबिलिटी में आप n1 प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा प्लस n2 प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू को जब आप फाइंड करेंगे तो एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगा और एक 5/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगा। ये आप ऐड करेंगे 5 और 3, 8/2 दैट इज 4 h क्रॉस ओमेगा। तो 4 h क्रॉस ओमेगा कंट्रीब्यूशन बना इस पार्ट का। अब क्योंकि दीज पॉसिबिलिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन वैल्यू है, अब आपको यहाँ पे श्योरली नहीं पता स्पिन की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, तो स्पिन की बोथ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब आप एनर्जी पार्ट पे जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू आपको फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन तो 4 h क्रॉस ओमेगा बनेगा, बट जब आप इस पार्ट पे जाएंगे इस टर्म पे, तो ये सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू अगर आप -3 के प्लेस करें और सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू आप 1 प्लेस करें, तो आपको यहाँ से अब कंफर्म है कि ये वैल्यू लीस्ट बनेगा, ये वैल्यू हायर बनेगा। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। 4 इंटू 0.1 माइनस 3 इंटू 0.2 दैट इज माइनस 0.2 और 4 इंटू 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.6। तो ये एनर्जीज बनेंगी। अब आप लास्ट एनर्जी के रेफरेंस लेके कंपेयर करते चले जाइए। मैंने पूछा फर्स्ट एक्साइज स्टेट, बट यही एनर्जी आप चेक करें तो ये सेकंड एक्साइज स्टेट की एनर्जी बन सकता है। यही पार्ट आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप एन की और वैल्यूज इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू आप इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपको कंफर्म है कि ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी है, बट रिमेनिंग स्टेट से लेस है, तो ये फर्स्ट एक्साइज स्टेट की एनर्जी बनेगा। सर सेकंड टर्म में 5/2 रह गया सर, वहाँ पे 3/2 लिखा है आपने। कहाँ पे? मैंने तो n2 एक्सप्रेशंस प्लस लिखे हैं। 3/2 मैंने एक्सप्रेशंस नहीं लिखे सर, हैं। n1 n2 की वैल्यूज प्लेस करिए। जब ये पॉसिबिलिटी लेंगे तो ये 3/2 कंट्रीशन और ये 5/2 कंट्रीशन, ठीक है। जब आप ये पॉसिबिलिटी लेंगे तो ये 5/2 कंट्रीशन बन जाएगा, ये 3/2 बनेगा। बट दीज टू पॉसिबिलिटीज के लिए ये एनर्जी टर्म तो 4 h क्रॉस ओमेगा ही बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर।
एक्सप्रेशन में 5/2 थोड़ी होगा, 5/2 कंडीशन बनेगा इस वैल्यू को प्लेस करके। हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशन के एक्सप्रेशन में n+3/2 होता है। जब n की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तब वो वैल्यू 3/2 से 5/2, 7/2, 9/2 चेंज होता जाता है। तो प्रॉब्लम में ये पार्ट नहीं पूछा था, एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको कंफर्म हो गया कि अगर आगे पूछा जाए तो आप इसको लाइक दिस ट्राई कर सकते हैं। ये पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि ग्राउंड स्टेट के लिए तो आप श्योर हैं कि स्पिन वैल्यू 0 बनेगा, बट फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट जब आप n1 n2 को डिफरेंट कर देंगे यहाँ से 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो जरूरी नहीं कि स्पिन वैल्यू 0 बने, स्पिन 0 भी अलाउड है और 1 भी अलाउड है। फिर आप जब कंपेयर करेंगे, अगर स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म कहीं इंक्लूड हो रहा है तो उसमें ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी क्या बनेगा, बट रिमेनिंग स्टेट से कौन एनर्जी लेस है, वो आप फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर पे जो एनर्जी आ रहा होगा उसको फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट कहेंगे, जो थर्ड नंबर पे एनर्जी आ रहा होगा उसको सेकंड एक्सरसाइज स्टेट कहेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ओनली ये टर्म को ही रेफरेंस लें और उसको s इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करें और यहाँ पे आप डीज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटी को चेक ही ना करें। आपको ये ऑल टर्म पे जाना पड़ेगा, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने हीलियम एटम का एग्जांपल से जो आपको हिंट किया है वो प्रॉब्लम के टाइम पे आपको रिकॉल होना चाहिए था, तभी आप इसको करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब तक जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर तक और आज जो मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है, इसमें सिर्फ एक नॉन इंटरेक्टिंग टर्म वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म इंक्लूड हो रहा है, बट इस पार्ट में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अभी भी जो पोजीशन डिपेंडेंट कंडीशन है वो अभी भी नॉन इंटरेक्टिंग है। तो इसलिए यहाँ पे तो पार्ट एनर्जी का एडिटिव आ गया और इस पार्ट से जो एनर्जी में चेंज हुआ वो एज सच इंक्लूड करके मैंने रिजल्ट फाइंड करा दिया। सम टाइम पोजीशन में भी म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म प्रेजेंट होगा, तो दैट टाइम पे जो आपको लास्ट लेक्चर तक मैंने मेथड हिंट किए हैं, जरूरी नहीं कि उनसे प्रॉब्लम आपको करेक्ट आए, जिस उससे करेक्टली सॉल्व हो। तो उसके लिए आपको टू बॉडी प्रॉब्लम को ऐसा हो सकता है कि कहीं वहाँ पे रिलेटिव पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो, तो टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी में रिड्यूस करने के बाद आपको प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। और टू बॉडी को वन बॉडी में कैसे रिड्यूस करते हैं वो आपको एक मेथड क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रल फोर्स वाले चैप्टर में, बट आपको वो मेथड फिर से मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम्स को आप करेक्टली सॉल्व कर पाए। और उसी प्रॉब्लम को आप एक अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में ही एक और सेम मेथड पढ़ते हैं आप इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए स्मॉल ऑसिलेशन में। आप सिस्टम का हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन कोई भी पार्ट आपको गिवन हो सकता है जिससे आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया होगा, दैट पार्ट को आप यूज करके स्मॉल ऑसिलेशन में इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स फॉर्म पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स फॉर्म पता होगा, उससे आप इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर कहीं म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म प्रेजेंट हो तो दैट पार्ट के लिए आप इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी वाला मेथड यूज करके प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मेथड सजेस्ट करता हूँ जिसमें टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी में आपको रिड्यूस करना है। अगर सिस्टम के कंस्टेंट का नंबर 2 है और वहां पे जो हैमिल्टोनियन है पोटेंशियल है, पोटेंशियल में आपको म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हैमिल्टोनियन गिवन हो सकता है या लैग्रेंजियन गिवन हो सकता है, जिससे आपको काइनेटिक एनर्जी, जिसको सम टाइम आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, आपने लैग्रेंजियन डिफाइन किया हुआ टी माइनस वी और हैमिल्टोनियन टी प्लस वी। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर्म आपको प्रॉब्लम में डिफरेंट वे में डिफाइंड हो सकता है। अगर हैमिल्टोनियन फॉर्म होगा तो हैमिल्टोनियन में पोजीशन कोऑर्डिनेट और कॉरस्पॉन्डिंग कैनोनिकली कंजुगेट मोमेंटा कोऑर्डिनेट होता है, तो P1 के फॉर्म में गिवन हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स में फॉर्म, तो P1 स्क्वायर बाई ट्वाइस M1 और P2 स्क्वायर बाई ट्वाइस M2। मैंने जनरली बोथ पार्टिकल्स टू बॉडी प्रॉब्लम लिया है, तो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हो, जब आइडेंटिकल होंगे तो मास सेम हो जाएंगे। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। यही आप मोमेंटम
जब क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर फॉर्म प्लेस करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल वन स्क्वायर, समटाइम ये फॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी पार्ट हो सकता है, ये आपको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी फॉर्म हो सकता है, ये भी हैमिल्टनियन दिया होगा तब भी आप ये फॉर्म को कंपेयर कर लेंगे कि क्या टर्म काइनेटिक एनर्जी बनेगा। अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 r2 ले रहे हैं तो समटाइम यही एक्सप्रेशन आपको वेलोसिटी कोऑर्डिनेट में भी डिफाइंड हो सकता है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए वेलोसिटी r1 डॉट, तो दिस टर्म हाफ एम वी स्क्वायर बन गया। सेकेंड पार्टिकल के लिए हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी गिवन हो सकता है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में भी आपको फर्स्ट पार्टिकल के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट, सेकेंड पार्टिकल के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये नॉन इंटरेक्टिंग पोटेंशियल पार्ट है। ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर पोटेंशियल में बोथ पार्टिकल के रिलेटिव कोऑर्डिनेट प्रेजेंट, इस फॉर्म में कोई पोटेंशियल हो सकता है। तो ये दिस टर्म रिप्रेजेंट म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। और ड्यू टू दिस टर्म अब जब हैमिल्टोनियन नोट करेंगे तो हैमिल्टोनियन दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स में आपको हैमिल्टोनियन रिक्वायर्ड होगा, बट सेम अप्रोच अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में अप्लाई करेंगे तो वहां पे लैग्रेंजियन भी गिवन हो सकता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में आपको हैमिल्टोनियन गिवन होगा p1 स्क्वायर बाई ट्वाइस m1 प्लस p2 स्क्वायर बाई ट्वाइस m2 प्लस पोटेंशियल प्योरली r1 डिपेंडेंट टर्म, नेक्स्ट टर्म प्योरली r2 डिपेंडेंट टर्म, सेकंड पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट टर्म, एंड जो थर्ड पोटेंशियल होगा वो बोथ पार्टिकल के रिलेटिव कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। तो जनरली ये आपको हैमिल्टोनियन फॉर्म गिवन हो सकता है, चाहे आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे ये पार्ट यूज हो सकता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ये पार्ट काइनेटिक एनर्जी में आपको रेयरली मिलेंगे, क्योंकि आप लोग जब हैमिल्टोनियन अप्रोच पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में और लैग्रेंजियन अप्रोच पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, but Hamiltonian is the function of position generalized coordinate and corresponding momentum coordinate, conjugate momentum coordinate and time। तो यहाँ पे मोमेंटम और पोजीशन में मैंने फॉर्म नोट कर दिया है। जब लैग्रेंजियन अप्रोच होगा तो ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट और रिलेट पोजीशन कोऑर्डिनेट में आपको लैग्रेंजियन डिफाइन किया होगा। तो टू बॉडी प्रॉब्लम को आपको वन बॉडी में रिड्यूस करने के लिए सम कोऑर्डिनेट का रिलेशंस रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको ये रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये कोई फर्स्ट पार्टिकल ले रहे हैं और ये सेकंड पार्टिकल ले रहे हैं। ये फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट ये r1, सेकंड पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर r2 और बोथ का रिलेटिव पोजीशन स्मॉल r। तो ये आपको एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। और जब आप वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेशन करते थे, ये अप्रोच मैंने पहले भी बताया है, तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल में एरो की डायरेक्शन में चलेंगे तो दीज टू वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। तो r1 इन दिस केस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। r1 कैन बी रिटन एज r2 प्लस r। तो यहाँ से आपको रिलेटिव कोऑर्डिनेट का आइडिया हो गया, दिस इज r2 माइनस r1। समटाइम r1 माइनस r2 और r2 माइनस r1 हो सकता है। तब आपको ये डिपेंड करेगा कि जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट है किस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में किसका रिलेटिव कोऑर्डिनेट आप मेजर कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन मेजर कर रहे हैं। तो r1 माइनस r2 और r2 माइनस r1 कोई भी फॉर्म हो सकता है वहां पे। तो ये एरो में डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। बाकी आप तब ये जब r1 माइनस r2 होगा तो ये r2 रिजल्टेंट बनेगा उस डायग्राम में। तो मैंने यहाँ रेफरेंस लिया है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सेकंड पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन ले रहा है। अब ये लैब फ्रेम है, इस लैब फ्रेम में आप सेंटर मास कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। दिस टर्म रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर
ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और टू बॉडी सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लेफ्ट फ्रेम में सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, समेशन ओवर आई एम आई आर आई डिवाइडेड बाई टोटल मास और समेशन ओवर आई एम आई। ये फॉर्म रिकॉल हो रहा होगा सभी को, 12th लेवल पे भी आप यूज करते हैं। हो सकता है 12th लेवल पे आप लोगों ने ये लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर मास फ्रेम का कंसेप्ट ना पढ़ा हो, बट यहाँ पे आप क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम पढ़ते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर मास फ्रेम। अब यहाँ पे इस सेंटर मास के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड करेंगे तो टू पार्टिकल सिस्टम है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 और ये समेशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कैपिटल M आप टोटल मास m1 प्लस m2, ये फॉर्म आप कंसीडर करेंगे। इसी का आप डिफरेंशियल करें तो आपको डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास dr बाई dt, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप फाइंड करें, इस रिलेटिव पोजीशन से फाइंड करेंगे तो dr बाई dt। ये टू पार्ट वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अब हमें ये टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी में रिड्यूस करना है। तो वन बॉडी में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स, ये r1 डॉट और r2 डॉट, हमें पहले ये इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स रिलेट करने पड़ेंगे इस सेंटर मास कोऑर्डिनेट से और रिलेटिव कोऑर्डिनेट से। दीज टू पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दीज पार्ट की इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें r1 r2 और r1 डॉट r2 को एलिमिनेट करना है कैपिटल R और स्मॉल r में। और तो इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से ये पार्ट कैपिटल M इस लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये रिलेशन कैपिटल M R इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, ये फॉर्म बन गया। और रिलेटिव पोर्शन के लिए आपको रिलेशन है r2 माइनस r1। अब हमें यहाँ से r1 को एलिमिनेट करना है, तो r1 की वैल्यू कैपिटल R और स्मॉल r में पता होना चाहिए। तो हमें अगर r1 फाइंड करना है तो दीज टू रिलेशन से r2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और r2 को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ पे ये कोफिशिएंट m2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, बोथ टर्म के कोफिशिएंट मैच करा के डिफरेंस कर दीजिए। इस इक्वेशन में अब मैंने इस R2 को एलिमिनेट करने के लिए M2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब दीज टू रिलेशन को डिफरेंस कर दिया। जब डिफरेंस करेंगे तो ये पार्ट ऐड हो गए। सर M2 1 नीचे। हाँ जी, ये M2 होगा सर, ये M1 प्लस M2 R1 और लेफ्ट साइड में कैपिटल MR माइनस M2 स्मॉल r। अब हमें R1 चाहिए, तो यहाँ से R1 मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, एंड दिस R1 कैन बी रिटन एज, इस M1 प्लस M2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैपिटल M भी M1 प्लस M2 है। ये आपको लास्ट स्लाइड में मैंने हिंट किया है ये पार्ट। दिस R1 कैन बी रिटन एज कैपिटल R माइनस M2 बाई कैपिटल M स्मॉल r। इस टर्म को मैंने कैपिटल M लिख दिया। कैपिटल M।
तो ये फॉर्म आपको R1 के लिए मिल गया। अब फिर से दीज टू रिलेशन यूज करेंगे। अब हमें R2 चाहिए तो R1 को एलिमिनेट करना है। तो फिर से दीज टू रिलेशंस मैंने नोट कर दिए, कैपिटल M R M1 R1 प्लस M2 R2। अब इस पार्ट में आपको R1 के कोफिशिएंट मैच कराना है, और मैच कराने के लिए मैंने M1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दीज टू रिलेशंस को ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। तो लेफ्ट साइड में कैपिटल M कैपिटल R प्लस M1 स्मॉल r इज इक्वल टू M1 प्लस M2 R2। अब यहां से ये फिर से कैपिटल M हो गया। कैसे फाइंड करना था वो मेथड मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट कर दिया। अब यहां से M से इस रिलेशन को डिवाइड कर दें तो R2 की वैल्यू आपको पता चलेगी। R2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस M1 बाई कैपिटल M स्मॉल r। आपको ये टू बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए स्मॉल r1 और स्मॉल r2 जो इंडिविजुअल पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए R1 और R2 को किससे रिप्लेस करेंगे वो फॉर्म आपको पता चल गया। इसी पार्ट से अगर आप फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा तो R1 डॉट इस रिलेशन का अगर आप डिफरेंशियल कर दें तो R1 डॉट वेक्टर इज इक्वल टू R डॉट वेक्टर माइनस M2 बाई कैपिटल M R डॉट वेक्टर। ऐसे ही आप R2 डॉट इज इक्वल टू कैपिटल R डॉट प्लस M1 बाई कैपिटल M R डॉट। ये आपको वेलोसिटी के रिलेशंस बन जाए। तो दीज टू रिलेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगे एलिमिनेट करने के लिए। कैसे फाइंड हुए ये रिलेशंस मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। सभी को ये आपको इस डायग्राम के रेफरेंस को यूज करके आपको ये रिलेशन यूज करके सेंटर मास कोऑर्डिनेट इन लेबोरेटरी फ्रेम कैसे आपको रिजल्ट फाइंड हुआ मैंने सजेस्ट कर दिया। अब इस फिर से इस पार्ट पे आइए। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्म चेंज होगा वो आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ लिमिट करके। हमें वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें इस पार्ट में M1 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये मोमेंटम बन जाएगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए P1, और ये M2 मल्टीप्लाई करेंगे इस रिलेशन में तो ये P2 बन जाएगा सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम। बट ये मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वेलोसिटी कोऑर्डिनेटर में जो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया है उसको आप रेफरेंस लें, हाफ M1 R1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 डॉट स्क्वायर। R1 डॉट और R2 डॉट की वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करें। कैपिटल R डॉट वेक्टर माइनस M2 बाई M स्मॉल r डॉट वेक्टर स्क्वायर प्लस हाफ M2 कैपिटल R डॉट वेक्टर प्लस M1 बाई कैपिटल M स्मॉल r डॉट वेक्टर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए, हाफ M1 R डॉट स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नोट कर दिया, प्लस हाफ M1 का सेकंड टर्म का स्क्वायर M2 बाई कैपिटल M स्क्वायर R डॉट स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म ट्वाइस M2 बाई कैपिटल M R डॉट डॉट स्मॉल r डॉट। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, थ्री टर्म्स नोट कर दिया। सेकंड टर्म का स्क्वायर हाफ M2 R डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2 M1 बाई कैपिटल M होल स्क्वायर स्मॉल r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 M2 ट्वाइस M1 बाई कैपिटल M R डॉट डॉट स्मॉल r डॉट। अब इसको कैपिटल R डॉट वाले टर्म एक साथ नोट कर लें तो ये हाफ
m1 प्लस m2 कैपिटल R डॉट स्क्वायर। ये टर्म प्लस और माइनस ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, सेम टर्म है, साइन चेंज है ओनली। जब आप स्मॉल r डॉट वाले टर्म साथ नोट करेंगे तो यहां से ये m1 ये टर्म m2 स्क्वायर बाई कैपिटल M स्क्वायर, इसको आप नोट कर सकते हैं m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2sh m1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर r डॉट स्क्वायर कॉमन। ये टर्म को आप कैपिटल M लिख सकते हैं, हाफ, यहां से आप m1 m2 कॉमन ले लीजिए और m1 प्लस m2 भी कॉमन ले लीजिए। m1 प्लस m2 प्रेजेंट रहेगा, वो एलसीएम आ गया, और न्यूमरेटर में भी यहाँ से m2 बनेगा और यहाँ से m1, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स थे वो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, वो एलिमिनेट हो गए, और एलिमिनेट होके नेक्स्ट स्लाइड में काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ वो आपको यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। ये टर्म कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ये रेशियो, ओनली ये टर्म प्रेजेंट रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी T कैन बी रिटन एज, जो इंडिविजुअल पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स में टर्म था, हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल M r डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m म्यू स्मॉल r डॉट स्क्वायर। 2 टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट थे काइनेटिक एनर्जी में, अभी भी 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं। ये लेबोरेटरी फ्रेम में आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी नोट कर दिया, बट यहाँ पे वेलोसिटी कोऑर्डिनेट चेक करिए, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के टर्म्स में है और ये रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर रिलेटिव मोशन। तो रिकॉल करिए, आपको जब ये भी मैंने जो एक्सप्रेशंस बताए हैं वो लैब फ्रेम में बताए हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए जो कोऑर्डिनेट्स थे वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स, वो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गए। तो एक कंसेप्ट पढ़ते हैं आप सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट। और जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो ये टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा, और जब एक्सक्लूड करेंगे तो आप चेक करिए यहाँ पे ये टर्म प्रेजेंट होगा, और इस काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करें तो ओनली चेंज किया है कि मास को आप अगर रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दें और वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें तो जो 2 बॉडी प्रॉब्लम है वो 1 बॉडी में रिड्यूस हो गया। आप 1 बॉडी में 1 पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी आप ये फॉर्म यूज करते हैं, तो आप चेक करिए इसमें चेंज किया है, हाफ फैक्टर एसएच है, मास को रिलेटिव मास से कम रिप्लेस कर दिया और वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। तो ये एनालॉजी आप कर लेते हैं जब 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी में रिड्यूस करना होता है, बट रिड्यूस लेबोरेटरी फ्रेम में नहीं होता। अभी भी आप चेक करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स थे, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन था, बट यहाँ पे आप चेक करिए ये सेंटर ऑफ मास मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट है और रिलेटिव मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो जो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे है वही डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैच करती है। बेनिफिट होगा जब आप लेबोरेटरी फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जाएंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ रिलेटिव मोशन का बचेगा, जहां पे आप उसका बेनिफिट यूज कर सकते हैं। मैंने इसलिए रिलेट किया क्योंकि ये टर्म आप जब सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कोई टीचर आपको ये सजेस्ट करें, या आपको पहले किसी टीचर ने या आपके फ्रेंड ने या किसी सीनियर ने सजेस्ट किया हो कि सिर्फ ये पार्ट आपको लाइक दिस रिप्लेस कर देना है शॉर्ट वे में। एग्जैक्ट मेथड क्या है वो मैंने डिस्कस कर दिया, ये कब जीरो होना है कब प्रेजेंट रहेगा ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। लेबोरेटरी फ्रेम में ये बोथ टर्म प्रेजेंट होंगे, सिर्फ सेंटर ऑफ मास में ये टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा।
सेंटर ऑफ मास के लिए, क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है तो ये आर डॉट वैल्यू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऑल फ्रेम्स में वो 0 नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो 0 है। ये 0 होगा तब काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर बनेगा, जो सिर्फ रिलेटिव मोशन की काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा कि आप 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी में रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस के करने के बाद चेंज किया हुआ कि मास के प्लेस पे रिड्यूस मास आ गया और पार्टिकल की वेलोसिटी के प्लेस पे पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। 2 पार्टिकल्स की 2 बॉडी में जो आप रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट ले रहे थे वो आपको इंक्लूड हो गया। तो कैसे आपको ये टर्म्स यूज करने हैं वो आपको मैंने हिंट कर दिया। बट यहाँ पे इस मेथड का क्या रोल है, जब म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म रिलेटिव पोजीशन में डिफाइंड होगा तो फिर से आपको ये मेथड की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे ये रिप्लेस करने हैं वो पार्ट को अगर आप एक्सक्लूड करके एक शॉर्ट वे में जाएं, जहां पे इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटीज के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, वो आप चेक करिए। मैंने इस टोटल पार्ट को फिर से 2 पार्ट में कन्वर्ट किया। ये एनालॉजी कर लें, फर्स्ट टर्म सेंटर मास के लिए है और सेकंड टर्म रिलेटिव मोशन के लिए है। रिलेटिव मोशन के लिए 2 मोशंस यहाँ पे कंसीडर किए, जो बोथ पार्टिकल सेपरेटली मोशन कर रहे थे, उस मोशन को एनालॉजी के यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया सेंटर ऑफ मास मोशन में और रिलेटिव मोशन में। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी और रिलेटिव मोशन की काइनेटिक एनर्जी आपको नोट कर देना है अगर ये टर्म वहां पे प्रेजेंट है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आपको पता होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। जब सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आप ये आपसे पहले पढ़ते आ रहे हैं कि किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल सिस्टम का मास सेंटर्ड हो, और टोटल सिस्टम का मास बोथ पार्टिकल्स के या ऑल पार्टिकल्स के मास का सम बनेगा, जो इस कैपिटल एम को आप नोट करें। दिस इज द मास ऑफ सेंटर ऑफ मास और टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही रिलेटिव मोशन की जब काइनेटिक एनर्जी नोट करेंगे तो हाफ इंटू मास फॉर रिलेटिव मोशन एंड वेलोसिटी स्क्वायर फॉर रिलेटिव मोशन। तो ये टर्म रिड्यूस मास होता है। रिलेटिव मोशन के लिए जो मास का कंसेप्ट है, रिड्यूस मास यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और ये रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। तो बहुत इजी वे में जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इस टर्म के प्लेस पे ये फॉर्म आप रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे आया वो मैंने सजेस्ट कर दिया। ऐसे ही जब आपको पोटेंशियल का फॉर्म नोन होगा, अभी तो ये मैंने नोन फॉर्म लिया है यहाँ पे इस पार्ट में, जब ये फॉर्म नोन होगा तो फिर से रिप्लेसमेंट करके दीज टू पार्ट को इस पोटेंशियल में एक सिंगल, ये मैं नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, V1 R1 V2 R2 प्लस V3 R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 कोई भी फॉर्म हो सकता है। अगर पोटेंशियल में ये फॉर्म्स हैं तो इस पोटेंशियल दीज टू पार्ट को जब ये R1 R2 के रिलेशंस प्लेस करेंगे तो एक पोटेंशियल आपको मिलेगा, इसको मैंने डैश कर दिया। अब यहाँ पे कैपिटल R कोऑर्डिनेट होगा, एक पोटेंशियल में रिलेटिव कोऑर्डिनेट होगा, और जहां म्यूचुअल पहले से ही म्यूचुअल रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट थे, इस फॉर्म में आपको सिर्फ इस R1 R2 और R1 माइनस R2 टर्म है, इसको रिलेटिव पोजीशन से रिप्लेस कर देना। तो ये आपको एनालॉजी करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जहां पे म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म रिलेटिव पोजीशन में डिफाइन किया होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? देखो अभी भी 3 पार्ट हैं पोटेंशियल में, 3 पार्ट हैं। जब जहां पे इंडिविजुअल पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स होंगे उस फॉर्म को मेंटेन करते हुए अगर उस पोटेंशियल के डेफिनेशन में कहीं मास आ रहा है तो इस पार्ट में तो मास को कैपिटल M से रिप्लेस करेंगे और फॉर्म को मेंटेन करेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट में कैपिटल R रिप्लेस कर देंगे। इस पार्ट में फिर से फॉर्म मेंटेन करेंगे, मास को रिड्यूस मास से रिप्लेस करेंगे और रिलेटिव कोऑर्डिनेट प्लेस कर देंगे। बट इस पार्ट में आप कोई मास में चेंज नहीं करेंगे, जो फॉर्म जहां पे भी R1 माइनस R2 प्रेजेंट है उसको ऐसा सिर्फ रिलेटिव पोजीशन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए हैं, जो जनरलाइज पार्ट के लिए मैंने हिंट किया है, तो इसको एक प्रॉब्लम से पहले चेक कर लेते हैं।
प्रॉब्लम पे चलेंगे। अभी एक पार्ट और मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं। जब आप स्मॉल ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स बनाएंगे और काइनेटिक एनर्जी टेंसर फॉर्म में आएगा। टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए आपको यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट्स होंगे काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जब आप नोट करेंगे तो ये del 2 t डिवाइडेड बाई del xi डॉट del xj डॉट, ये काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स बनाएंगे del 2 v बाई del xi del xj। ये पॉइंट आप स्मॉल ऑसिलेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पॉइंट ये मेथड पढ़ेंगे, वो मैं रिकॉल करा रहा हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है तो किसी को न्यू लगे। अब ये आपको बोथ के मैट्रिक्स पता चल गए और आप जब स्मॉल ऑसिलेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इस आप ये इक्वेशन से एनालॉजी करते हैं। जो पहले मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये फॉर्म बताया भी है, ये एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट पार्ट इज इक्वल टू 0। अगर आप इस x के कोफिशिएंट को ओमेगा डैश ले लें स्क्वायर में, तो इस इक्वेशन की एनालॉजी करके आप इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा डैश है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें भी यहाँ पे यही मेथड की रिक्वायरमेंट होगी स्मॉल ऑसिलेशन पार्ट के लिए, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, कि अगर आप वहाँ पे म्यूचुअल कोऑर्डिनेट्स आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर दिया हुआ है और वहाँ पे रिलेटिव पोर्शन भी प्रेजेंट है, तो उससे इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी में क्या मॉडिफिकेशन होगा टू बॉडी सिस्टम के लिए। तो फाइंड करने के लिए इस पार्ट में आप v माइनस ये मैट्रिक्स v और ये मैट्रिक्स t को यूज करते हुए v माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर t डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 करके यहां से आप ओमेगा डैश फाइंड करेंगे। टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए ये टू फ्रीक्वेंसीज आएंगी, वो फ्रीक्वेंसीज आप एक्सप्रेशन में प्लेस करके रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो ये मेथड मैंने जो लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स वाला टर्म, चाहे आपकी चॉइस है उस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। जब भी टू बॉडीज के लिए आपको हैमिल्टोनियन दिया होगा और एनर्जी पूछा होगा तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसमें और थोड़ा मैं इसको इसी पार्ट के लिए हिंट कर रहा हूँ कि ये जो टी का जो फॉर्म है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट डायगोनल टर्म, ये आई और जे रो और कॉलम के इंडिसेस हैं। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों 1 हो गए, तो ये del 2 t x1 डॉट स्क्वायर बन गया। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट del 2 t बाई del x1 डॉट del x2 डॉट। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट del 2 t बाई del x2 डॉट del x1 डॉट। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट del 2 t बाई del x2 डॉट स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट से आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स बनाएंगे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। ये मैट्रिक्स इसी पार्ट को यूज करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट del 2v बाई del x1 स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट del 2v del x1 del x2। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट del 2v del x2 del x1। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट del 2v del x2 स्क्वायर। अगर आप लोग ये थोड़ा एमएससी लेवल से रिकॉल करें तो ये मैट्रिसेस आपने पहले फाइंड किए होंगे इसी सिस्टम के लिए और ये इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया होगा डबल पेंडुलम वाले केस में और टू स्प्रिंग्स
से आप टू डिफरेंट बॉडीज को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर स्प्रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको लाइक दिस मेथड यूज किया होगा। पॉइंट रिकॉल हो रहा है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, सर। ये प्रॉब्लम के टाइम पे पॉइंट रेड हो जाएंगे। हाँ सर। यस सर। जो मैंने आपको टू डिफरेंट मेथड्स बताए हैं उनके लिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 5। पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 5। A simple model of a helium-like atom with electron-electron interaction is replaced by Hooke's law force is described by Hamiltonian H is equal to minus H cross square by twice M del 1 square plus minus H cross square by twice M del 2 square। प्रॉब्लम में ये बोथ पार्ट कंबाइन किए हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम कॉमन लेके मैंने बोथ पार्ट सेपरेट कर दिए। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस टर्म रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और एक टर्म आपको यहाँ पे प्रेजेंट है माइनस लैम्डा बाई 4 एम ओमेगा स्क्वायर r1 माइनस r2 मॉड स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल 1 स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल 2 स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 4 एम ओमेगा स्क्वायर r1 माइनस r2 मॉड स्क्वायर। अब आप ये एनालॉजी करिए जो मैंने पहले फर्स्ट मेथड बताया है इस मेथड के लिए। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में 3 टर्म्स हैं, आप चेक कर लीजिए। 2 बॉडी सिस्टम के लिए 2 टर्म काइनेटिक एनर्जी के लिए और 3 टर्म पोटेंशियल के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्ट के लिए पोटेंशियल, और ये म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म इन पोजिशन। तो आप चेक कर लीजिए, ये V1R1, ये V2R2 और ये V3R1 माइनस R2। तो ये पोटेंशियल फॉर्म रिलेट हो गया होगा सभी को। अब इस टर्म को आप रिप्लेस करेंगे 1/2 कैपिटल M कैपिटल R डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू स्मॉल r डॉट स्क्वायर। ये आपको अभी शो किया था मैंने कि ये टर्म कैसे इस पार्ट में कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट सभी को रिलेट हो गया? यस सर। अब इस पार्ट के लिए आपको यहाँ पे पोटेंशियल के लिए आपको अभी जो पॉइंट बताए थे उनको रिलेट करना है, और पोटेंशियल के लिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर से मैंने वहां पे आपको ये हिंट किया कि 3 टर्म्स आएंगे। 1/2 कैपिटल M R स्क्वायर, दीज 2 पार्ट पे आपको 2 पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। 1/2 कैपिटल M R स्क्वायर 1/2 म्यू स्मॉल r स्क्वायर। अब आप चेक करिए इन पार्ट में जो ये फॉर्म है यहाँ पे हाफ, ये यहाँ पे ओमेगा भी आएगा। ये पार्ट को चेक करें, यहाँ पे टर्म है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पोजिशन स्क्वायर, यहाँ पे है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पोजिशन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टर्म सेम रहेगा। मैंने ये फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है सर, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या पार्ट बनेगा। ठीक है, ये पार्ट आपको यहां से पता भी चल जाएगा। ये पार्ट एंगुलर फ्रिक्वेंसी
लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि चेंज होगा या नहीं होगा कैपिटल आर के लिए। यहाँ से रेशियो लेके आपको पता चल जाएगा कि इसके सेंटर मास के लिए क्या फ्रीक्वेंसी बनेगा। ऐसे ही आपको ये रिलेटिव मोशन के लिए इस पार्ट से बताएंगे। और ये थर्ड जो पोटेंशियल है V3 R1 माइनस R2 जो बताया था, यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा अलर्ट रहिए। मैंने इसको ऐसा किया कि यहाँ पे मास में कोई चेंज नहीं करना है। जो फॉर्म है λ/4 m ओमेगा स्क्वायर, जहां पे रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपको रिलेटिव पोजीशन से रिप्लेस कर देना है। अब ये पार्ट पे आइए, 1/2 m r डॉट, ये कैपिटल M है, स्क्वायर प्लस ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के लिए जो टर्म था वो एक साथ नोट कर दिया। अब जो रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटी वाले टर्म हैं, रिलेटिव मोशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक साथ नोट कर दिए। यहाँ से हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। अब यहां से चेक करिए, म्यू माइनस λ/2 m r स्क्वायर, ये आपको मैंने नोट कर दिया। ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये फॉर्म दिया था, इसको इस पार्ट में मैंने प्रेजेंट किया। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सेपरेट कर दिए और इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट एक साथ नोट कर दिए। अब इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी कोऑर्डिनेट में, उसको ये पॉइंट आपको ड्राइव कराया है। इसमें आपको ये सजेस्ट किया कि इस पार्ट में फॉर्म मेंटेन करना है जहां मास होगा सेंटर मास कोऑर्डिनेट के लिए टोटल मास और रिलेटिव पोजीशन के लिए रिड्यूस मास रिप्लेस करेंगे। और जो यहाँ पे रिलेटिव मोशन वाला टर्म था पहले से पोटेंशियल में, उसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ ये R1 माइनस R2 को मैंने स्मॉल r से रिप्लेस किया है। बाकी इसका जो कोफिशिएंट है वो ऐसा है। ये पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे इस पार्ट में सजेस्ट किए, चेक किए। इनके नोटेशंस में डैश कर दिया क्योंकि मास को आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना था, बट इसके V3 को V3 रखा है क्योंकि इसमें सिर्फ इस आर्गुमेंट को चेंज करना है। और आर्गुमेंट में सिर्फ ये जहां पे R1 माइनस R2 आ रहा होगा उसको रिलेटिव पोजीशन से रिप्लेस करना है। ये पॉइंट रिलेट हो गए सभी को? सर हाँ जी सर, अगर इसको मतलब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाले एक्सेलरेशन वाले मेथड से करेंगे तो सर इसमें ये जो R1 R2 का स्क्वायर है, मॉड स्क्वायर, इस वाली टर्म को ओपन करके सिर्फ मतलब R1 R2 कॉमन लेके जैसे वो तो लिखते हैं मैट्रिक्स, जो पहले मैं मेथड बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट नहीं है सर है बस तो अभी वो मैंने बताया कि दोनों मेथड आपको सजेस्ट कर दिए। अभी जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड को मैं बता रहा हूँ, उस पर कंसंट्रेट रहिए। अभी जनरलाइज मेथड ये भी बता दिया, जब इसका एप्लीकेशन कराऊंगा तो डाउट आपका वहां पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये टर्म को चेक करिए। दिस टर्म रिप्रेजेंट हैमिल्टोनियन सिमिलर टू हैमिल्टोनियन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बट फॉर सेंटर ऑफ मास। ये टर्म पे जाइए। दिस टर्म रिप्रेजेंट हैमिल्टोनियन दैट इज सिमिलर टू हैमिल्टोनियन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बट फॉर रिलेटिव मोशन। तो मैंने जो इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए आपको हैमिल्टोनियन था जहां पे म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म प्रेजेंट है, अगर ये टर्म प्रेजेंट नहीं होता तो अब से पहले इस पार्ट के लिए प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है। बोथ पार्टिकल की एनर्जी को क्वांटम नंबर इंक्लूड करते हुए ऐड कर देंगे और उसमें किस पार्ट के लिए क्या क्वांटम नंबर लेना है वो पहले आपको हिंट कर दिया। बट ये ड्यू टू एक्स्ट्रा टर्म दिस टर्म म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म, मैंने ये मेथड आपको सजेस्ट किया, उसके लिए आपको ये फॉर्म बता दिया। अब हमें इस टर्म की एनर्जी नोट करने के लिए, हैमिल्टोनियन की एनर्जी नोट करने के लिए, अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के लिए जब हम एनर्जी नोट करेंगे, सेंटर ऑफ मास के लिए n1 ले लिया मैंने। अब ये 3 डायमेंशनल पार्ट था तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और इस ओमेगा को मैंने ओमेगा फॉर सेंटर ऑफ मास लिख दिया स्मॉल में।
और प्लस N2 प्लस 3/2 क्योंकि 3 डायमेंशन पार्ट है, H क्रॉस ओमेगा फॉर रिलेटिव पोर्शन। इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर है, इसलिए बोथ के एक्सप्रेशंस मैंने यूज कर लिए। अब हमें यहाँ से ओमेगा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, और ओमेगा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही आपको एक मेथड सजेस्ट किया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के टाइम पे एक मेथड सजेस्ट किया था। अगर पोटेंशियल में आपको हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्म प्रेजेंट है और काइनेटिक एनर्जी टर्म हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है, एक्स डॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आप रेशियो लेते हैं ओमेगा फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट ये टर्म के बाई एम, ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। जब तक आप ये रेफरेंस नहीं लेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आपको कहीं मिस्टेक हो सकता है, डाउट रहेगा। हाफ एक्स डॉट स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और हाफ के एक्स स्क्वायर में हाफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, उन कोफिशिएंट से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफाई करते हैं। इसी पार्ट को अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी टर्म हाफ के एक्स स्क्वायर है, इससे एनालॉगी करेंगे, या इसी पार्ट को पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर से एनालॉगी करके ये ओमेगा आपको पता रहेगा। यहाँ पे मास क्या है वो आपको पता है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है वो आपको बीच फॉर्म से पता है। इसी टर्म को आप कैपिटल पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम लिख सकते थे। कैपिटल पी मींस मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, इस काइनेटिक एनर्जी को। इस टर्म को आप नोट कर सकते थे स्मॉल पी रिड्यूस रिलेटिव मोशन के लिए मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू। नोटेशन चेंज होंगे, बाकी मीनिंग सेम है। हम इसी पार्ट से आप हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर को एनालॉगी करके एंगुलर फ्रीक्वेंसीज कंपेयर कर सकते हैं। आप चेक करें, अब यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से आपको के पता चल गया, स्क्वायर रूट एम ओमेगा स्क्वायर, और हाफ आर डॉट स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल एम, तो ये स्मॉल ओमेगा आ गया। इस सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ, कंपेयर करें यहां से, ये टर्म के इक्विवेलेंट है, म्यू माइनस लैम्डा एम बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज के डिवाइडेड बाई मास। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी सभी को रिलेट हो रहा है। अब यहाँ पे जी सर। 2 पार्टिकल्स के मास दिए हुए हैं, तो म्यू वैल्यू आपको पता है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 से ये m/2 बनेगा। ओमेगा फॉर रिलेटिव मोशन यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, m/2 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर रूट ओमेगा। अब बोथ के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज पता है, ये इस एक्सप्रेशन में प्लेस कर दीजिए। एनर्जी n1 प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा प्लस n2 प्लस 3/2 h क्रॉस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा ओमेगा। ये आपको एक्सप्रेशन फाइंड हो गया, वेयर n1 एंड n2 कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूछा है एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, दिस टर्म रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फॉर एग्जैक्ट एनर्जी। यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं किया, ये एग्जैक्ट एनर्जी का एक्सप्रेशन है। फॉर ग्राउंड स्टेट बोथ क्वांटम नंबर को मिनिमम वैल्यू पर रिप्लेस कर दीजिए, n1 और n2 बोथ को 0 कर दीजिए।
और जैसे ही आप 0 करेंगे ये एनर्जी आपको फाइंड हो गया। चाहे तो आप यहाँ पे क्वांटम नंबर नोटेशन इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 0 0 क्वांटम ग्राउंड स्टेट के लिए हो गया। ये टर्म 0, यहाँ से 3/2 h क्रॉस ओमेगा, n2 0 3/2 h क्रॉस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा ओमेगा। ऑप्शन फॉर्म से कंपेयर करने के लिए 3/2 h क्रॉस ओमेगा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। तो जो मेथड मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को आप सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, उससे आपको ये आंसर मैंने फाइंड करा दिया। अब जो इसका अनदर मेथड है, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी हैमिल्टोनियन पार्ट से और पोटेंशियल एनर्जी हैमिल्टन पार्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं। हैमिल्टोनियन आपको दिया है माइनस h क्रॉस बाई ट्वाइस m del 1 स्क्वायर, जिसको आप नोट कर सकते हैं हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में आप नोट करेंगे स्मॉल ऑसिलेशन वाले मेथड को यूज करने के लिए, चाहे जिस पार्ट में दिया हो। क्यों? क्योंकि आपको डेरिवेटिव वेलोसिटी कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आपको डिफरेंसेस चाहिए। हाफ m ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 4 m ओमेगा स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी r1 डॉट r1 माइनस r2 इस मॉड स्क्वायर को ओपन करेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 लाइक दिस आप ओपन कर सकते हैं। एक m स्क्वायर आ गया है। हाँ जी, सर हाफ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस पार्ट से आप काइनेटिक एनर्जी फॉर्म बनाएंगे, इस पार्ट से आप वेलोसिटी पोटेंशियल पार्ट फाइंड करेंगे। तो एक काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स और पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स बोथ टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट किया। जो भी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कैसे फाइंड करना है, अब यहाँ पे चेक करिए, खुद से भी आपको कंफर्म होना चाहिए। इस पार्ट को फाइंड करने के लिए जहां पे भी x1 x2 आ रहे होंगे वो ऑल टर्म इंक्लूड करने पड़ेंगे, तभी तो आपको ये डेरिवेटिव करेक्टली फाइंड होंगे। तो ये r1 प्योरली r1 r2 डिपेंडेंट टर्म दीज हैं, यहाँ पे भी r1 r2 हैं, एक साथ नोट कर लेंगे पहले ही, जिससे लास्ट में कोई डिफिकल्टी ना हो। और यहाँ से आपको ये टर्म भी आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, या आप मॉड स्क्वायर में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं r1 और r2 के रेस्पेक्ट में, तो वहां से आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर रहेगा ये पॉइंट? जी सर। ये मैट्रिसेस फाइंड कर लें और यहाँ से आप v माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर, देखो इस पार्ट पे मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नहीं लिखा। हो सकता है जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में मेथड पढ़ें तो ये v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी लिखा हो, बट क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नोटेशन खुद से दिया है तो ये जरूरी नहीं कि ओमेगा बने, इसलिए ओमेगा के टर्म्स में रिजल्ट तभी करेक्ट आएगा जब इसको ओमेगा डैश स्क्वायर नोट करके डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 करें और ओमेगा डैश फाइंड करेंगे। फाइंड कर लीजिए और कंफर्म करिए कि ओमेगा डैश मैच करते हैं या नहीं, जो मैंने लास्ट यहाँ पे आपको हिंट किए हैं। ये दीज टू फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए, एक ओमेगा और एक स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा।
ये आप लोग ट्राई कर लेंगे। मैं एक और इसी अनदर मेथड को कंफर्म करने के लिए मैं कोई और प्रॉब्लम हिंट कर दे रहा हूँ, साथ के साथ वो भी डिस्कस हो जाएगा। जो आपको इजी लगे वो आप एग्जाम में यूज कर लेंगे। 85 पे 10। कंसीडर टू कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ मास m, each the Hamiltonian describing the oscillators p1 square by twice m plus p2 square by twice m plus half m omega square x1 square plus x2 square plus x1 minus x2 होल स्क्वायर। सिमिलर फॉर्म है। इस पार्ट को आप नोट कर सकते हैं हाफ m x1 डॉट स्क्वायर। सेकेंड टर्म को हाफ m x2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से कंपेयर करें, x1 स्क्वायर यहाँ पे है और जब इसका स्क्वायर ओपन किया x1 स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये ट्वाइस x1 स्क्वायर हो गया और ये 2 फैक्टर एडजस्ट हो गया। ऐसे ही सेकेंड टर्म के लिए m ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस ट्वाइस x1 x2, तो ये टर्म माइनस m ओमेगा स्क्वायर x1 x2। ये टर्म काइनेटिक एनर्जी और ये टर्म पोटेंशियल एनर्जी। इसको लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं। तो यहां से आपको अब चॉइस थी कि चाहे रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स और सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट वाला मेथड यूज करें, चाहे आप ये जो मेथड मैंने आपको हिंट किया है वो आप यूज कर सकते हैं। बट एक मेथड वहां पे कंफर्म करा दिया, अब अनदर मेथड यहाँ पे कंफर्म करने के लिए स्मॉल ऑसिलेशन वाला मेथड यहाँ पे यूज करें। तो फर्स्ट टर्म को आप चेक करें, यहाँ पे इस मैट्रिक्स पार्ट में डेल टू टी बाई डेल x1 डॉट स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव है। इस पार्ट में x1 डॉट बनेगा, फिर से डिफरेंशियल किया तो m आपको यहाँ पे इंक्लूड होगा। इस सभी को कंफर्म हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे पहले x1 के रेस्पेक्ट में, तो ये ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर x1 बनेगा। फिर से डिफरेंशियल करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में, तो ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है डेल टू v बाई डेल x1 डेल x2 है, तो पहले x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया x2 के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्म यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर x2। फिर x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म का डिफरेंशियल 0, सिर्फ ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे x2 के रेस्पेक्ट में पहले किया तो ये माइनस x1 कंट्रीब्यूट करेगा, और फिर से x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ओनली ये टर्म से आपको जो डिफरेंशियल बनेगा वो आपको यहाँ पे सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड टर्म में माइनस एक बार x2 के रेस्पेक्ट में, फिर x1 के रेस्पेक्ट में, और m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, तो ये सेकंड एलिमेंट बन गया। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर से इसी टर्म का डिफरेंस आपको कंडीशन मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर। सेकंड रो के लास्ट टर्म में ये x2 के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर।
मैंने आपको ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन से काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स और पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स फाइंड करा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सभी को ये कंफर्म हो जाना चाहिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं दीज एलिमेंट्स में, मैट्रिक्स के दीज एलिमेंट्स में। डेफिनेशंस पहले बताई हुई हैं, आप लोग ट्राई किए होंगे, मैच कर रहे हैं एलिमेंट्स। जी सर। अब v माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर टी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट में जब ओमेगा डैश स्क्वायर इस काइनेटिक एनर्जी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ डायगोनल में मॉडिफाई हुआ, बाकी ये एलिमेंट 0 है। तो सिर्फ इस मैट्रिक्स के डायगोनल वाले टर्म मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर और ये टर्म m, ये टर्म्स m ओमेगा स्क्वायर एस सच, ये माइनस m ओमेगा स्क्वायर एस सच, ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर माइनस m ओमेगा डैश स्क्वायर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर माइनस m ओमेगा डैश स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे ये इक्वेशन को ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर माइनस m ओमेगा डैश स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, और बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस। अब ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर माइनस m ओमेगा डैश स्क्वायर, एक बार इसको m ओमेगा स्क्वायर कर लिया, एक बार माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपको ये राइट में ले गए, ये लेफ्ट में लाएंगे तो ये डिफरेंस बन गया। ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा वैल्यू हम प्लस ले रहे हैं तो यहां से ये ओमेगा डैश आपको ओमेगा कंफर्म हो गया। जब ट्वाइस m ओमेगा स्क्वायर माइनस m ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म बनेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तो दीज टू फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड हो गए, एक ओमेगा 1 है, एक ओमेगा 2 है। तो एक्सप्रेशन को आप फिर से हैमिल्टोनियन पार्ट पे जाइए, ये हैमिल्टोनियन था और इस हैमिल्टोनियन में आपने ये मेथड अप्लाई किया और जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आएंगी, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखिए वन डायमेंशन एक्स कोऑर्डिनेट था सिर्फ। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अगर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन आप यूज करें तो एनर्जी एक्सप्रेशन बनेगा हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो फर्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए n1 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस n2 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 2। अब यहाँ पे ये वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, n1 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 1 को ओमेगा और n2 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 2 को √3 ओमेगा। ऑप्शन कंपेयर कर लीजिए, n1 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस √3 h क्रॉस ओमेगा n2 प्लस हाफ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। और सेम प्रॉब्लम को जो पहले मेथड मैंने इस प्रॉब्लम के लिए बताया है, ये मेथड जो आपको सजेस्ट किया है, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते थे। इस स्टेप पे आते अब की बार x डॉट स्क्वायर x स्क्वायर स्मॉल x डॉट स्क्वायर स्मॉल x स्क्वायर फॉर्म बन जाता। यहाँ से आप एक बार सेंटर मास मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते, तब भी आपको सिमिलर रिजल्ट सेम ऑप्शन कंफर्म हो जाता। बट
टू डिफरेंट मेथड में मैंने बोथ मेथड आपको सजेस्ट कर दिए, जो जिसको इजी लगे उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड क्लियर रहेंगे सभी को? जी यस सर। सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 2। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 2। सभी ने स्टेटमेंट रीड कर लिया? अब स्टेटमेंट में आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का रेफरेंस है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर मैंने आपको डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया था जब ऑपरेटर्स डिस्कस किए, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स डिस्कस किए। बट यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर में स्पिन को रेफरेंस लेके स्पिन ट्रिपलेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर फाइंड करना है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स विद टोटल स्पिन S is equal to S1 plus S2 where S1 and S2 are in terms of Pauli matrices sigma I. The spin triplet position operator is. देखो ऐसा हो सकता है आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स के अगर आपने बुक्स पढ़े हों या आप आगे कभी पढ़ें तो 1 और 2% बुक्स में आपको एज सच ये स्पिन ट्रिपलेट पोजिशन ऑपरेटर डिफाइंड हो सकता है, बट वो कैसे स्पिन ट्रिपलेट पोजिशन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सप्लेनेशन के चांसेस और भी कम हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप उस बुक को पढ़ते, उस बुक से इस एक्सप्रेशन को रेफरेंस लेके मेमोराइज कर लेते और ये ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते थे। अब प्रॉब्लम में माइनर चेंज कर दे, कहीं आपसे पूछा जाए स्पिन सिंगलेट पोजिशन ऑपरेटर क्या है, तो फिर से या तो आपको इस तरह का बुक सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे आपको ये मिलेगा, या आप इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक करेंगे। तो जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी पहले भी कुछ लेक्चर्स में या आप थोड़ा कंपेयर करें कि आप लोगों का थोड़ा थिंकिंग क्या होता है कि हमें सर कोई बुक ऐसा बता दें जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हों, सॉल्व क्वेश्चंस हों, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऑल टाइप के क्वेश्चंस एक ही बुक में मिल जाएं, या तो किसी ने बुक इस एग्जाम को रेफरेंस लेके बनाया हुआ हो, तो अलग अलग से वो क्वेश्चंस सर्च करेगा या अपने से क्वेश्चन बनाएगा, उनको सॉल्व करके वो आपको एक बुक में कंबाइंड आपको पब्लिश करा के प्रोवाइड करा दे, बट ऐसे चांसेस बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि मेथड अगर आपको आएगा तो आपको जरूरत ही नहीं है, और आप पहले से क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जब एग्जाम में अपियर होंगे तो जरूरी नहीं कि आप उन्हीं 100 क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन मिले, सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, अप्रोच वही होगी, मैथमेटिक्स सिमिलर सेम होगा, बट जब स्टेटमेंट न्यू होगा हो सकता है कि डेटा भी इंफॉर्मेशन भी कोई चेंज हो जाए, तो सॉल्व तो आपको तब भी करना पड़ेगा। मेथड आता होगा तो अगर किसी कैंडिडेट ने उनमें उसी सेम कंसेप्ट पे 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, किसी अनदर कैंडिडेट ने 50 का किया, फिर 100 का किया, अगर सभी को मेथड आता था तो एग्जाम में सभी को लगभग बराबर टाइम मिलेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा कोई एरर नहीं कर रहे हैं तो सब वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे और आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। इट मींस एक ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक ने 50 किए, एक ने 100 किए, तो 100 सॉल्व करने वाले को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस किया और कॉन्फिडेंट हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रैक्टिस के टाइम पे उसने मोर टाइम यूज किया, और हो सकता है कि उन 100 क्वेश्चंस में जो टाइम लगाया उतने टाइम में कोई और कंसेप्ट को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। तो करेक्ट अप्रोच क्या है कि आपको मेथड पता होना चाहिए। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसके एप्लीकेशंस आपको अगर आते हैं करने, तो एग्जाम में बेसिक आपको न्यू प्रॉब्लम हो, अप्रोच आप पहले एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के काफी क्वेश्चंस आपको रेफरेंस में हिंट कर दिए। अब तक तो आपको सभी को ये पता चल जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट सेम है, कहीं कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग हो सकता है, कहीं इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक पे क्वेश्चन हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस 20 या 15% होते हैं। 75 और 80% क्वेश्चंस और मोर देन 75% क्वेश्चंस
का आप कंपैरिजन करिए, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, और कई बार तो क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप पहले उन मोर प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चंस के कंसेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग करिए, उनके एप्लीकेशन को कंफर्म करने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए उन कॉन्सेप्ट्स पे आप सम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, बट ऐसा ना करें कि उन्हीं कॉन्सेप्ट पे मोर क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएं, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलना। आप मेथड को रेफरेंस लीजिए, चाहे वो एग्जैक्ट मेथड हो चाहे शॉर्ट मेथड हो, अगर वो करेक्ट है तो उनको करेक्टली अप्लाई करना सीखिए, जो आपको मैं हर टॉपिक में सजेस्ट करता हूँ। मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, मैं क्वेश्चंस को लेकर कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पे हम जा रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, और जो मेथड मैंने बताया, जो पॉइंट्स बताए, उन्हीं से मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप चेक करिए आंसर्स भी करेक्ट आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस में वो मेथड वेरीफाई भी हो रहा है कि करेक्ट है। तो उस तरह का अपना अप्रोच बनाएंगे तो आपको एग्जाम में मोर चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप ज्यादातर कैंडिडेट हो सकता है अभी भी मेरे मेथड को फॉलो ना किए हों, अपने ओल्ड मेथड पे रहे हों, जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी क्वेश्चन को रेफरेंस लेके सीखा है, वो फिर उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उन कंसेप्ट पे बेस्ड जब स्टेटमेंट में माइनर चेंज होगा, उनको सॉल्व नहीं कर सकते। एक बहुत पहले मैं एक वर्ड यूज करता था कि आप लोग फिजिक्स सीखिए, मेथड सीखिए, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करिए। हो सकता है अभी भी कुछ कैंडिडेट्स सॉफ्टवेयर पे ही वर्क किए हों कि कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, a b c की वैल्यूज के लिए इक्वेशन का रिजल्ट क्या आएगा या इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, आपने इस पे सॉफ्टवेयर बना दिया और ये फॉर्म को प्लेस करते चले गए, आपको रिजल्ट मिलता चला गया। बट जब कभी हो सकता है कि पहले से डिजाइन किया हो पॉलिनोमियल के लिए सॉफ्टवेयर, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट हो सकता है कि सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना ही बनाया हो, तो ये क्वेश्चन पे वो जो सॉफ्टवेयर बनाया वो वर्क नहीं करेगा। अब इसी में कोई और मॉडिफिकेशन करते जाएंगे तो फिर आपको कितने ऐसे डेटा को आप मेमोराइज करके सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मेथड पे जाइए, बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, उनको कंफर्मेशन के लिए 2-3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अप्रोच आपका करेक्ट होना चाहिए एग्जाम के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर का रेफरेंस है, पहले मैंने प्रोजेक्शन ऑपरेटर पढ़ाया है, थोड़ा रिकॉल करिए। दैट टाइम पे ये मैंने हिंट भी किया होगा कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर का रोल क्या है, कैसे वो प्रोजेक्ट कर रहा है क्वांटम स्टेट्स को। अगर एक आपको दैट टाइम पे एग्जांपल भी दिया होगा मैंने कि पोजीशन स्पेस में किसी वेक्टर को डिकम्पोज करने के, उसका पोजीशन फाइंड करने के डिफरेंट वे आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में भी वो मेथड एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे अगर पोजीशन फाइंड करना है तो पोजीशन ऑपरेटर को ऑपरेट करके भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको ये कोई वेक्टर दिया था, ये एग्जाम्पल से आपको रिकॉल हो जाएगा सर, ये सुपर पोजिशन दिया है 3 वेक्टर्स का, ये कोई आपको पोजीशन वेक्टर x y z यूनिट वेक्टर के टर्म्स में नोट होता है, तो अगर ये x ऑपरेटर से अगर डाउट हो तो इसको i j k लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप x के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑपरेटर px ले रहे हैं तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑपरेटर आपको इस फॉर्म में आएगा। अगर ये ऑपरेटर इस स्टेट पे ऑपरेट कर दें pxr, तो आपको ये c1 मिलेगा, बाकी पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो px रिप्रेजेंट पोजीशन ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू x डायरेक्शन। ये पॉइंट रिकॉल हो रहे हैं आप लोगों को? जी सर। ऐसी y डायरेक्शन का पोजीशन ऑपरेटर, z डायरेक्शन का पोजीशन ऑपरेटर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक ऑपरेटर ऐसा है जिसमें आपने जिसको r पे ऑपरेट किया, बट यहाँ पे कोई सिंगल डायरेक्शन का रिजल्ट नहीं मिला, मिक्स स्टेट है, ये कंडीशन मिल जाए, क्या ऑपरेटर ए पोजीशन ऑपरेटर है? बोलिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पोजीशन ऑपरेटर होगा या नहीं? इस
वेक्टर पे ऑपरेट किया है, स्टेट वेक्टर पे ए ऑपरेटर को, और आपको यहाँ पे आई कैप और जे कैप दीज के टर्म्स में रिजल्ट मिलता है, के कैप नहीं है यहाँ पे, तो क्या ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का पोजीशन ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेगा? हाँ किसने कहा? फिर से बोलिए। विष्णुकांत मौर्य ने कहा क्या? नो सर, मैंने नहीं कोई पहले किसी ने कहा था? फिर बोलिए। देखो डाउट जो मैं आप बाद में पूछते हैं वो आपका पहले ही क्वेश्चन राइज करके एलिमिनेट करने के लिए हिंट कर रहा हूँ। किसी एक डायरेक्शन के पोजीशन ऑपरेटर का मीनिंग क्या है कि इस मिक्स ऑपरेटर, मिक्स स्टेट को, मिक्स वेक्टर को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे। जब आप एक्स के अलोंग पोजीशन निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो उसमें वाई और जेड का रोल नहीं आता, उसका शेडो सिर्फ एक्स एक्सिस पे आता है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, अगर ये पोजीशन ऑपरेटर कि आप किसी एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एज्यूम कर रहे हैं और ये यहाँ पे जे, इसका आई और जे कंपोनेंट का कंडीशन आ रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन में तो प्रोजेक्ट कर देगा, बट एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलावा थोड़ी प्रोजेक्ट कर रहा है। बोलिए ना, तो ये एक्स का पोजीशन ऑपरेटर होगा और ना ही वाई का, एक्स वाई प्लेन का हो सकता है, बट फिर से प्रोजेक्ट करने के लिए आपको तो अनदर ऑपरेटर चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? एक्स के अलावा अगर आपको शेडो निकालना है तो आपको फिर से ये ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का पोजीशन ऑपरेटर रिप्रेजेंट नहीं करेगा अगर कहीं पे मिक्स फॉर्म प्रेजेंट रहे। तो ये अगर ये पॉइंट आप रिलेट कर पाते हैं, जो पहले मैंने एग्जांपल पोजीशन ऑपरेटर जब डिस्कस किया है उसकी आइगन वैल्यूज और कंडीशंस बताई हैं, दैट टाइम पे आपको एग्जांपल नोट कराया है। अगर उस एग्जांपल को आप रिकॉल कर लें तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी वे में आप फाइंड कर सकते हैं। पेज नंबर 84 पे जो सेकंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको स्पिन ट्रिपलेट पोजीशन ऑपरेटर फाइंड करना है फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 स्पिन हाफ पार्टिकल। अब 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स का रेफरेंस दे दिया तो आपको सिस्टम के लिए स्पिन 0 और 1 दीज टू स्टेट आपको स्पिन के लिए फाइंड हो गई। स्पिन 0 सिंगलेट के लिए और स्पिन 1 ट्रिपलेट के लिए। तो वी कैन कंसीडर ए मिक्स स्टेट साई which is the superposition of singlet state and triplet state. ये चाहे तुम्हें सिंगलेट के लिए इसको CS कर दिया और ट्रिपलेट के इसको T कर दिया। स्पिन 0 सिंगलेट है और स्पिन 1 ट्रिपलेट स्टेट है। अब आपको ऐसा कोई ऑपरेटर फाइंड करना है, ए ऑपरेटर, जो इस कैट ऑफ साई पे ऑपरेट करे और इस मिक्स स्टेट को आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर ऑन दिस मिक्स स्टेट, इफ दिस स्टेट चेंज टू सिंगलेट स्टेट ओनली, और ये CS आपको फाइंड हो जाएगा। देन ए इज स्पिन सिंगलेट ऑपरेटर। अगर आप कोई ऐसा ऑपरेटर ए ले रहे हैं और कैट ऑफ साई मिक्स स्टेट पर ऑपरेट करें और ये स्टेट ओनली ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, देन ए इज कॉल्ड स्पिन ट्रिपलेट पोजीशन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो ये आपको डेफिनेशन अगर पहले से पता होगा तो आप इसको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं वो आपको कंफर्म रहेगा। तो यहां से आपको ऑप्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फॉर्म दिया है, अब वो कंफर्म करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाएं। फर्स्ट ऑप्शन में जो फॉर्म दिया है ऑपरेटर का, ए 1/4 प्लस S1.S2 दिया है। देखो यहाँ से ही आपको ये कंफर्म हो गया कि H क्रॉस को 1 लेना है, नहीं तो ये टर्म H क्रॉस स्क्वायर में बनता है, क्योंकि इस टर्म का जो प्रोडक्ट का वैल्यू बनेगा वो H क्रॉस स्क्वायर में आएगा। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हो गया होगा। ये जो ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ H क्रॉस इक्वल टू 1 यूनिट में है, नहीं तो कोई भी 2 टर्म तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका सेम यूनिट बने, और ये टर्म H क्रॉस स्क्वायर यूनिट में बनेगा, तो ये टर्म कांस्टेंट है। अगर H क्रॉस स्क्वायर यहाँ 1 कर दें तभी ये फॉर्म बनेगा। अब ये ऑपरेटर को यूज करिए, इस
इक्वेशन पार्ट पे अप्लाई करने के लिए। ए कैट ऑफ साई इज इक्वल टू 1/4 प्लस S1 डॉट S2 ऑपरेटेड ओवर CS S इक्वल टू 0 प्लस 1/4 S1 प्लस S1 डॉट S2 CT S इक्वल टू 1। CS कांस्टेंट है, 1/4 S इक्वल टू 0 पे ऑपरेट किया तो 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, S इक्वल टू 0 स्टेट एज सच रहेगी। जब आप ये S1 डॉट S2 इस स्टेट पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे S1 डॉट S2 स्पिन 0 के लिए आपको कैलकुलेट कर बताया हुआ है। दिस वैल्यू इज -3/4 H क्रॉस स्क्वायर, बट H क्रॉस को मैंने 1 कर दिया, स्टेट सेम रहेगा। CT कांस्टेंट है 1/4 एस सच। S1 डॉट S2 की वैल्यू S इक्वल टू 1 के लिए प्लेस करेंगे तो ये आपको 1/4 H क्रॉस स्क्वायर बताया था, H क्रॉस को मैंने 1 कर दिया, स्टेट सेम रहेगा। ये सिंप्लीफाई किया तो -2/4 दैट इज -1/2। मिक्स स्टेट पे आपने ऑपरेट किया और अभी भी जो रिजल्ट है वो मिक्स स्टेट है। तो दिस A डिफाइंड एज 1/4 S1 1/4 plus S1 dot S2 is not a position operator corresponding to spin triplet state nor spin singlet state. This is not position operator for spin state, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म बन रहा है, जो आपको यहाँ पे अभी मैंने सजेस्ट भी किया था पोजिशन स्पेस के एग्जांपल से भी, और यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन बताया है। सर वो CT होगा ना? हाँ जी, वो CT है। अप्रोच क्लियर हो गया कि ऐसे फाइंड करना है। अब आप इसको सेकंड ऑप्शन पे रिपीट कर दीजिए जो पॉइंट मैंने बताया है, ऐसे ही आप ऑल ऑप्शंस पे रिपीट करते चले गए। तो सेकंड के लिए अब की बार ऑपरेटर फॉर्म आप इंक्लूड करेंगे 3/4 माइनस S1 डॉट S2। A ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ साई CS 3/4 माइनस S1 डॉट S2 operated over singlet state plus CT 3/4 minus S1 dot S2 operated over triplet state. CS as such 3/4 minus S1 dot S2 S इक्वल टू 0 पे ऑपरेट करेंगे तो -3/4 बनेगा, तो ये +3/4 हो गया। फिर से यहाँ पे कंपेयर करें S1 डॉट S2 S इक्वल टू 1 पे 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा, तो अभी भी ये मिक्स स्टेट ही रहेगा। सिमिलर अप्रोच थर्ड ऑप्शन में जो ऑपरेटर दिया है उस पर अप्लाई करें 3/4 प्लस S1 डॉट S2। A ऑपरेटर ओवर कैट ऑफ साई CS 3/4 प्लस S1 डॉट S2 operated over singlet state plus CT 3/4 plus S1 dot S2 S equal to 1 state। CS as such 3/4 S1 dot S2 singlet के लिए -3/4 plus CT as such S1 dot S2 और ट्रिपलेट स्टेट 1/4। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये 0 बन गया तो सिंगलेट का कंडीशन एक्सक्लूड हो गया, ये 1 हो गया। तो आप चेक करिए ये जो सुपर पोजिशन में कोफिशिएंट था वो इंक्लूड करते हुए ये ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। वही आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया है कि मिक्स स्टेट पर ऑपरेट करें और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ये स्पिन ट्रिपलेट पोजिशन ऑपरेटर होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन में जो ऑपरेटर है ये स्पिन पोजिशन ऑपरेटर है ट्रिपलेट के लिए। जो फोर्थ
ऑप्शन है उसको भी रिपीट कर दीजिए, हो सकता है आपको सिंगलेट स्पिन पोजीशन ऑपरेटर पता चल जाए। CSSH S1.S2 S इक्वल टू 0 पे ऑपरेट करेंगे तो -3/4 कंडीशन बनेगा। S1.S2 सिंगलेट पे ऑपरेट करेंगे तो 1/4 कंडीशन बनेगा। वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ट्रिपलेट का कोफिशिएंट 0 हो गया, ओनली सिंगलेट में कन्वर्ट हो गया। ये कोफिशिएंट ब्रैकेट वैल्यू 1 हो गई। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट स्पिन सिंगलेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो मेथड ऑटोमेटिकली पता होगा क्या फॉलो करना है। सभी को कंफर्म हो गया मेथड कैसे फाइंड करना है? प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया? अगर आपको कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, A11, A12, A21, A22, कोई अनदर मैट्रिक्स 2x2 का दिया है B11, V12, B21, B22, समटाइम आपसे दीज टू मैट्रिक्स का या ऑपरेटर फॉर्म कहीं वर्ड यूज करके ये टेंसर प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो टेंसर प्रोडक्ट जब यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 4x4 ऑर्डर का आएगा। जो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए अगर 2 स्पिन हाफ पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं तो हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए तो 2x2 से 2 डायमेंशन बनेगा। वहां पे जो ऑपरेटर्स फॉर्म आएंगे वो 2x2 में आएंगे। बट सिस्टम के रिजल्ट जब आप फाइंड करेंगे तो 2s+1 पावर 2 से 4 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस बनेगा, जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स 4x4 में आएंगे। तो दैट टाइम पे आपको ये कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होगा टेंसर प्रोडक्ट। तो एक मेथड तो ये है कि इसमें एक ऑपरेटर में यूनिट मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स से इनर प्रोडक्ट करेंगे, एक में आउटर प्रोडक्ट करेंगे, फिर उनसे ये जो ऑपरेटर्स हैं वो 4 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गए, फिर आप ये प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकते हैं जैसे आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में करते हैं। बट एक और इजी अप्रोच है, इसके ईच एलिमेंट में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। A11, B11, B12, B21, B22, ईच एलिमेंट में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4x4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एलिमेंट्स क्या आएंगे प्रोडक्ट के वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा A11, B11। ये फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया तो इस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा A11, B12।
ऐसे ही पहले फर्स्ट रो कंप्लीट कर लें, ये फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, A12 B11 A12 B12। अब सेकेंड रो नोट करेंगे, A11 B21 A11 B22। अब ये प्रोडक्ट करेंगे, A12 B21 A12 B22। अब थर्ड रो A21 B11 A21 B12 A22 B11 A22 B12। ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो के लिए ये इधर प्रोडक्ट करेंगे, A21 B21 A21 B22 A22 B21 A22 B22। ये आपको 4x4 के ऑल एलिमेंट्स कंफर्म हो गए। तो सम टाइम आपको इसकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया है। अगर 2x2 के मैट्रिक्स का टेंसर प्रोडक्ट, ये नोटेशन दिया होगा, जो आपको पहले ये नोटेशन स्पिन वेक्टर के प्रोडक्ट में या कैट वेक्टर के प्रोडक्ट में पहले डिस्कस किया होगा। इस पे प्रॉब्लम पूछा भी है, समटाइम डायरेक्ट नोटेशन दिया होगा, समटाइम आपको इनडायरेक्टली स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो पेज नंबर 86 पे प्रॉब्लम नंबर 4 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 86 प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट रीड करिए, आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये नोटेशन दिया हुआ है। A system of two spin half particles 1 and 2 has the Hamiltonian, ये सिस्टम का हैमिल्टोनियन है H is equal to epsilon naught H1 tensor product with H2, where small h1 and h2 are Hamiltonian of individual particles, where h1 is 2 0 0 1 and h2 0 1 1 0। पहले आपको ये हैमिल्टोनियन फाइंड करना है इस डेफिनेशन से, फिर आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू करें, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट विद डायमेंशन ऑफ एनर्जी द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस सिस्टम हैज एनर्जी। तो आपको मैट्रिक्स अगर पता होगा तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज में जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसको आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको सिस्टम के रिगार्डिंग हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए, जो आपने ये फॉर्म यूज किया है। इसके के लिए एप्सिलॉन जी कांस्टेंट है, ये 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ऑपरेटर में। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है सर, ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है क्या? सबके यहाँ प्रॉब्लम, टाइम डिलेशन भी हो रहा है, मतलब लिखते टाइम थोड़ा लग रहा है। अब मैं डर गया भाई, मैंने कहा सभी की हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। म्यूट कर दीजिए सबको।
अभी ठीक है। भाई स्क्रीन चली गई क्या? हाँ 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 गई। स्क्रीन चली गई। रिज्वाइन कर रहे होंगे। नहीं सर हैं। रीसेट कर रहे हैं। स्क्रीन चली गई लेकिन। सर कनेक्शन चेंज कर रहे हैं बस। अब आवाज क्लियर है? जी सर। हाँ सर। जी सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ये आपको प्रोडक्ट फाइंड करना बताया है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के प्रॉब्लम के लिए आप ये मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 2 2 0। ये आपको मैट्रिक्स बनी। इसको डायगोनलाइज करेंगे तो आइगन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस 2 सर अभी भी एप्सिलॉन ब्रेक हो 0 रही है। इससे सर वही प्रॉब्लम प्लस माइनस बीबी सर ब्रेक हुई वॉइस। ये आपको 4 आइगन वैल्यू भी नहीं दिख रही। फिर से ठीक ऐसा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। दिख रही सर, कभी कभी होती है। कोई नहीं सर एडजस्ट कर लेंगे, आप कराइए प्लीज। कंटिन्यू करते हैं। जी सर। यस सर। कोई नहीं 5 मिनट लगे ये कर लो सर। 4 आइगन वैल्यूज मिलेंगी तो इसमें लीस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी -2 एप्सिलॉन 0। इसमें 4 एनर्जीज में जो लीस्ट एनर्जी है वो माइनस हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। सर कहाँ गए? गए नहीं है, चेंज करते होंगे शायद। सर मुझे तो क्लास में ही है, वेट कर स्क्रीन लो ही आप दिखी लोग। लास्ट वाली। लोग शांत हो जाए। आ गए आ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 82। सर एक मिनट पिछले वाले पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 1। ओके सर। स्टेटमेंट को रीड करिए, पेज नंबर 82 प्रॉब्लम नंबर 1। In a system consisting of 2 spin half part S1 vector is equal to H cross by 2 sigma 1। फर्स्ट पार्टिकल के लिए इन टर्म्स ऑफ पॉली स्पिन वेक्टर आपको स्पिन ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए ये नोटेशंस 2 में कन्वर्ट हो गए, डेफिनेशन सिमिलर है, H क्रॉस बाई 2 सिग्मा 2। Matrices for operators Sx1, Sy2 and Sy1, Sx2 respectively.
आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है फर्स्ट प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट में। और जब ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 2 डिफरेंट पार्टिकल के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट कर रहा है। इट मीन सिस्टम के कोऑर्डिनेट आ रहा है। आप रिकॉल करिए Sx Sy कब आएगा फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के लिए, जब सिस्टम के रिजल्ट्स 4 डायमेंशन में बनेंगे। और 4 डायमेंशन बनेंगे तो ये प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है Sx1 Sy2, तो यहाँ पे नोटेशन तो नहीं दिया बट इनडायरेक्टली फिर स्क्रीन गई क्या? स्क्रीन चली गई भाई लगता है। स्क्रीन चले बहुत ज्यादा हाँ। ब्रेक हो रही है। वॉइस भी बहुत देख होती है सर की। नेटवर्क ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। हम 2 मिनट रहिए सर, नेक्स्ट क्लास से कर लेना। सर नेक्स्ट क्लास यस सर। स्लाइड दिखा देता हूँ एक बार। स्लाइड नंबर 4 स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा। नो सर। अब दिख आया रहा है? सर। हाँ अब सर। आ गया सर, आ गया। मैं इसको थोड़ा बस सजेस्ट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर स्क्रीन तो आई नहीं, आपको केवल आ गई नहीं आ गई, आ गई स्क्रीन आ गई। स्क्रीन आ गई। सर करा लीजिए आप इस प्रॉब्लम को पूरा। आप लोग ट्राई कर लेंगे, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। जी सर। मेथड मैंने लास्ट में सजेस्ट कर दिया है। सर वो पीपीटी की स्क्रीन नहीं आई है, केवल आपका आर करके आ रहा है। आ गया है। एक आ तो गया। पेशेंस भी रखा करो। एक मिनट, कहाँ नहीं दिख रहा। ये प्रोडक्ट आप लोग कर लेंगे। मैं स्लाइड शो कर देता हूँ। सर स्लाइड नंबर 4 शो कर दीजिए। सर स्लाइड एक मिनट। सर स्लाइड नंबर 2। सर स्लाइड 4 पे रहिए एक मिनट। सर आप आगे नहीं कराओगे? ओके सर। थैंक यू सर। लेक्चर का टाइम 12 से 2 था, ठीक है, लगभग टाइम होने वाला है। तो नेटवर्क यस प्रॉब्लम कर सर। रहा है तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। थैंक यू सभी को, आप लोगों को भी हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। आप सभी को भी हैप्पी होली। मैं एग्जिट कर जाता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।